नमस्कार, स्वागत है आपका व्यंजन संधि के सप्तम विषय में जिसका नाम है अनुस्वार एवं परसवर्ण। आज हम अनुस्वार संधि बताने वाले सूत्रों को समझेंगे और उसके बाद परसवर्ण विषयक कुछ और सूत्रों को देखेंगे। परसवर्ण से जुड़े सूत्र हमने इससे पहले भी देखेंगे और आज भी परसवर्ण से जुड़े हम कुछ सूत्र देखेंगे। और उससे पहले या सबसे पहले अनुस्वार संधि बनाने वाले या अनुस्वार संधि बताने वाले सूत्रों को देखते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला सूत्र है मोनुस्वार। सिर्फ मोनुस्वार से अर्थ का स्पष्टीकरण या अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए इसको तोड़ करके हम अगर बनाते हैं तो हमें पदस्य और हलि का अनुवर्तन करना होता है तथा अनुवर्तन के पश्चात अर्थ होता है कि पदांत म के योग में, पदांत म के योग में अर्थात सरल शब्दों में कहें तो पदांत म के बाद हल आने पर उस म को अनुस्वार हो जाता है, उस म को अनुस्वार हो जाता है। ये व्यंजन संधि में मेरे ख्याल से सर्वाधिक सरल संधि है, क्योंकि बाकी सभी संधियों में आपको देखना होता है कि झल है या नहीं, यय है या नहीं, झय है या नहीं, वगैरह वगैरह। पर इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि ये व्यंजन है या नहीं। तो कोई भी व्यंजन आ जाए तो उस म को हम अनुस्वार कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हरिम वंदे, हरिम पदांत म है तो इसका में वंदे व हल है, तो उस म को हम अनुस्वार कर देंगे। तो उस म को अनुस्वार करके बनेगा हरिम वंदे, बन गया। इसी प्रकार से कृष्णम वंदे, शिवम वंदे, गंगाम वंदे, काशीम वंदे, वसंतम वंदे, कुछ भी बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण ग्रंथम पठति, ग्रंथम म है, पदांत म है, इसके बाद में पठति प व्यंजन है, तो उस म को सीधे सीधे अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा ग्रंथम पठति। इस प्रकार से अनुस्वार संधि विषय जो ये पहला सूत्र जो आज हमने पढ़ा अनुस्वार, ये स्पष्ट होता है। और आप कोई भी पुस्तक उठाकर देख लीजिए, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में हो संस्कृत के विषय में, तो आपको इस मोनुस्वार के सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जब अनुवाद इत्यादि बनाते हैं तब भी आपको ये मोनुस्वार हर जगह दिखेगा। जैसे मान लीजिए बालकः विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम में भी माँ है, गच्छति का हल है, तो उस विद्यालयम के माँ को भी अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा बालकः विद्यालयम गच्छति इत्यादि इत्यादि। तो मोनुस्वार के सैकड़ों उदाहरण आप देख सकते हैं, आप खुद से बना भी सकते हैं तथा अगर आपके पास कोई संस्कृत की पुस्तक है तो आप उसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। स्पष्ट है। तो इस प्रकार से मोनुस्वार की व्याख्या पूर्ण होती है और संभवतः ये सबसे सरल सूत्र है मोनुस्वार। उसके बाद आगे आते हैं अगले सूत्र में जो कि अनुस्वार संधि का ही विधान करता है, पर इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इसको समझ लेते हैं। सूत्र का नाम है नश्चाप पदांतस्य झलि, परंतु इससे पूरा इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए हम मह और अनुस्वार को लेकर आते हैं। तो मिल जाता है यह जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पदांतस्य नाम झलि अनुस्वार। मतलब सरल शब्दों में इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये सूत्र भी दो शर्तें बताता है, ये सूत्र भी दो शर्तें बताता है। क्या कहता है कि अपदांत न अथवा म होने पर, अपदांतस्य न हम, अपदांत न या म के योग में, यानी सरल शब्दों में अपदांत न या म होने पर, अपदांत न या म होने पर, झल के योग में अर्थात झल होने पर, अर्थात अपदांत न या म के बाद झल आने पर उस न या म को अनुस्वार कर देते हैं, उस न या म को अनुस्वार कर देते हैं। पहले इस उदाहरण को समझ लेते हैं, फिर अपदांत को समझेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अखंड पद लिखा हुआ है, इसको भी समझेंगे। पहले इसका उदाहरण हम समझ लें। झल किसे कहते हैं यहाँ लिखा ही हुआ है। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं। यशान सी, यशान न है, न है, इसके बाद में जो सी में जो स है झल में आता है, झल में आता ही है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो इस न को अनुस्वार कर देंगे, इस न को अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा यशांसी। इस प्रकार से आक्रन सते, तो आक्रन न अपदांत न है, इसका बाद में झल है, सते स झल है, तो बन जाएगा अनुस्वार, न का अनुस्वार हो जाएगा, तो न का अनुस्वार हो जाएगा, बन जाएगा आक्रन सते, बन गया। अस्तु। अब इस सूत्र की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि ये सूत्र अखंड पद में संधि करता है। अखंड पद मतलब एक ही पद में संधि करता है। अर्थात अब तक हमने जितने भी संधि विषयक सूत्र पढ़े हैं उसमें से अधिकतर जो सूत्र हैं वो दो अलग अलग पदों में संधि करते हैं।
जैसे रामस टीकते, रामस अलग पद है, टीकते अलग पद है, बन गया रामस टीकते। तत् टीका, तत् टीका, तत् शिवः या तच् शिवः, तत् शिवः, इस तरह से करके अलग अलग। एतत् मुरारिः, एतन् मुरारिः, इत्यादि इत्यादि। अर्थात वो अलग अलग पद थे। यहाँ तक कि इससे पहले जो आपने मोनुस्वारः देखा, ये भी पदांत म अर्थात अलग अलग पदों में संधि करता है। यानी हरिम अलग पद है और वंदे अलग पद है, यानी ये सूत्र भी दो अलग अलग पदों में संधि करता है। आप प्रायशः 80% या 90% सूत्र ऐसे पाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में जो जो दो अलग अलग पदों में संधि करते हैं। सिर्फ 5-10% ही सूत्र ऐसे हैं जो एक ही पद में संधि करते हैं, यानी अखंड पद में संधि करते हैं। उसी का यह एक उदाहरण है। अर्थात नष्टा पदांत झली एक ऐसा सूत्र है जो अखंड पद में संधि बताता है, यानी एक ही पद में संधि बताता है। अच्छा, अब इसको एकदम एकदम सरल शब्दों में समझना चाहें तो क्या समझेंगे? एकदम सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि नष्टा पदांत झली एक ऐसा सूत्र है जो कि अखंड पद को तोड़कर बताता है। यानी एक ऐसा पद जो अखंड है, यानी एक ही पद को तोड़ करके उसके अंदर की संधि को बताने वाला ये सूत्र है। यानी इस तरीके के सूत्र जिसमें भी आप इस तरह से अखंड पद में संधि लिखा हुआ देखेंगे, ये सारे के सारे सूत्र वैसे सूत्र होते हैं जो एक समान पद को यानी एक ही पद को तोड़ करके संधि समझाते हैं। यानी एक ही पद में संधि को ये बताते हैं, अलग अलग पदों में नहीं। इसीलिए यहाँ पर अपदांत लिखा गया है, यानी जो अपदांत है अर्थात जो पदांत नहीं है। पदांत मतलब एक ही पद होगा उसका अंत होगा, तो ये क्या है? अपदांत अर्थात समान पद। यानी समान पद में एक ही पद में न आ जाए या म आ जाए और उसके बाद अगर झल दिख जाए, जैसे ये समान पद है यशांसी, ये समान पद है तो उसमें न आ गया उसके बाद झल दिख गया, तो उस न को हम अनुस्वार कर देंगे, तो उस न को अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा यशांसी और आक्रंसते। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो एक ही पद को तोड़ करके संधि बता देता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि झल क्यों? जैसे मूलस्वारः में क्या था? हल था, यानी कोई भी व्यंजन आ जाता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने झल रखा। झल ही क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के शब्द मिल जाएं जैसे मन्य से, तो यहाँ पर भी इस सूत्र के कारण अनुस्वार हो जाएगा, जबकि अनुस्वार यहाँ पे होना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यह है वो झल में नहीं आता, क्योंकि जो यह है वो झल में नहीं आता, इसलिए इस न को हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। इसलिए न को हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे क्योंकि यह झल में नहीं आता। अब एक छोटा सा सवाल ये आता है कि जब मोनुस्वारों में हल कर दिया गया था, यानी कोई भी व्यंजन आ जाए तो नश्चा पदांत से झली में झल क्यों किया गया, इसको क्यों नहीं हल कर दिया गया? तो उसके पीछे उत्तर यह है कि व्याकरण की जो रचना हुई है ये शब्दों को बांधने के लिए की गई है। अर्थात व्याकरण कभी भी शब्दों को बनाता नहीं है। शब्द तो पहले से प्रयोग हो रहे हैं। जैसे हम में से कोई कभी नहीं कह सकता कि अ आ ई उ या क ख ग घ कब से शुरू हुआ या ABCD किस साल से शुरू हुई, हम कभी नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। ये हमको परंपरा से मिलता ही आ रहा है। जैसे रविवार के बाद जो वार आता है उसे हम क्या कहते हैं? सोमवार। उसे सोमवार क्यों कहते हैं? उसे टोमवार भी तो कह सकते हैं, नहीं, सोमवार ही कहते हैं। संडे के बाद मंडे ही कहते हैं क्योंकि वो हमको नियम वो चला आ रहा है। जैसे हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं, क्योंकि वो नियम चला आ रहा है। ऐसी ही चीजों को आमनाय कहा जाता है। तो उसी प्रकार से शब्द भी एक आमनाय है, अर्थात शब्द पहले से बने हुए हैं, हम शब्दों को बना नहीं सकते, पर अपनी सुविधा के लिए हम शब्दों को समझने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसका नाम है व्याकरण। अर्थात व्याकरण एक प्रक्रिया है जो हमें शब्दों को समझाती है। तो व्याकरण शब्दों के अनुसार चलता है। जैसे मन्य से शब्द का प्रयोग पहले से दिखता आ रहा है, तो व्याकरण ने मन्य से नहीं बनाया, व्याकरण ने यशांसी नहीं बनाया, व्याकरण ने आक्रंसते नहीं बनाया, व्याकरण ने इनको सिद्ध करने का तरीका बनाया है, इन शब्दों को नहीं बनाया है। तो इसीलिए शब्दों के प्रयोग के अनुसार महर्षि पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है। तो तथा उनको जैसे दिखा मन्य से, यहाँ पर तो अनुस्वार नहीं है, तो इसको बचाने के लिए उन्होंने हल के स्थान पर झल किया। अर्थात
हम जिन जिन सूत्रों में जो भी चीजें देखते हैं वो सारी की सारी चीजें शब्दों को सिद्ध करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि व्याकरण का नाम ही है शब्दानुशासन। अर्थात व्याकरण शब्दों का अनुशासन करता है। अर्थात व्याकरण शब्दों को बनाने का या व्याकरण शब्दों को समझने का तरीका बताता है। वो शब्द को नए नए शब्द बनाता नहीं है। वो जो शब्द जो दुनिया में प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हीं को प्रयोग करने का तरीका बता देता है। स्पष्ट है? अस्तु। अब इसके बाद, अब इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद सरल शब्दों में कहें तो ये है कि मूलस्वारः एक अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है जो कि अलग अलग पदों में संधि का विधान करता है, तथा नश्यापदान्त से झली एक ऐसा सूत्र है जो कि अखंड पद में ही संधि का विधान करता है, यानी अखंड पद में ही अनुस्वार का विधान करता है। अब इसके बाद आते हैं परसवर्ण पर। जिस प्रकार से हमने अनुस्वार को समझा उसी प्रकार से हम परसवर्ण को भी समझेंगे। अनुस्वार को समझने के बाद अब परसवर्ण का यह उदाहरण है, अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। यह एकदम सरल सूत्र है तथा पिछले सूत्र की तरह ये भी अखंड पद में संधि करता है, यानी एक ही पद में संधि करता है। स्पष्ट है? ये एक ऐसा सूत्र है, बहुत ही विरले ऐसे सूत्र होते हैं जिसके लिए अनुवर्तन की आवश्यकता न पड़े, अर्थात बहुत ही कम ऐसे सूत्र हैं जिसके लिए हमें किसी दूसरे सूत्र से शब्द को लेने की आवश्यकता न पड़े। तो उन्हीं सूत्रों में ऐसा एक है। अर्थात अनुस्वार से यही परसवर्ण क्या कहता है कि अनुस्वार के योग में यय आने पर, अर्थात सरल शब्दों कहें तो अनुस्वार के बाद यय आने पर उस अनुस्वार को परसवर्ण आदेश कर देते हैं, यानी उस अनुस्वार का परसवर्ण अर्थात पंचम वर्ण यहाँ पर हो जाता है। यानी इससे पहले हम सूत्रों में अनुस्वार में बदल रहे थे, तथा ये जो सूत्र है ये अनुस्वार को बदलने को बताता है कि अनुस्वार को कब या किस स्थिति में बदल सकते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अनुस्वार के बाद यय आने पर, अनुस्वार के बाद यय आने पर उस अनुस्वार को परसवर्ण कर देंगे। अनुस्वार के बाद यय आने पर उस अनुस्वार को परसवर्ण कर देंगे। यानी अनुस्वार जो है पर यानी यय के अनुसार यय के सवर्ण में बदल जाएगा। यानी सरल शब्दों में कहें तो यहाँ पर जो भी पद आएगा उसका पंचम वर्ण ये हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है पंचम वर्ण ही क्यों? क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है और पंचम वर्णों का भी उच्चारण स्थान नासिका ही होता है, इसीलिए वर्ग में पंचम जो होगा वही आएगा। जैसे शान धन तह, शाम में जो ये जो अनुस्वार है उसके बाद में जो तह है ये यय में आता है, तो त का ही पंचम वर्ण बन जाएगा अनुस्वार, यानी ये अनुस्वार बन जाएगा त थ द ध न। तो शांग धनतः बन जाता है शांतः। तो आप, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, आपने सुना होगा कि शांत रहो, शांति से रहना चाहिए, शांत बड़ा ये स्थान है, बड़ी शांति है आजकल। तो ये सारे के सारे अखंड पद है, शांत एक अखंड पद है। तो ये सूत्र भी अखंड पद में संधि करता है, यानी एक ही पद को तोड़ करके संधि समझा देता है। जैसे शांतः, तो शांतः कैसे होना, इस प्रकार से शान धन तह। तो शान यहाँ पे अनुस्वार है, बाद में त यय में आता है, त यय में आता है, तो ये अनुस्वार परसवर्ण में बदल जाएगा, यानी ये अनुस्वार पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी अनुस्वार पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किसके पंचम में? त के पंचम में बदल जाएगा। तो त थ ध ध न तो बन गया न, तो शांतः। इसके बाद अंग धन कह, अंग अनुस्वार है, अनुस्वार है, उसके बाद कह यय है, तो इस अनुस्वार को हम क के पंचम में बदल देंगे, यानी क ख ग घ ङ, तो ङ में बदल देंगे, तो बन जाएगा अंकः। आपने कई संस्कृत की किताबों में, पुरानी किताबों में इस प्रकार से आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो वास्तव में वहां पे इस प्रकार से परसवर्ण ही हुआ है। स्पष्ट है? तो परसवर्ण संधि का ये जो पहला सूत्र है अनुस्वार से ही परसवर्ण है, ये भी अनुस्वार के बाद यय को परसवर्ण में बदल देता है तथा यह भी अखंड पद में संधि करता है। इसलिए यहाँ पर भी ये जो अनुस्वार है अपदांत ही है, यानी समान पद का ही अनुस्वार है। स्पष्ट है? तो इस प्रकार से परसवर्ण संधि बताने वाला एक और सूत्र पूरा होता है। अब इसी से जुड़ा एक और सूत्र है
उससे पहले यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए, क्लांतः, तो यहाँ पर भी अनुस्वार को न हो गया, यहाँ पर भी अनुस्वार को न हो गया, के बाद में क है। इस प्रकार से अन्य को उदाहरण बना सकते हैं। था इसके बाद इसी प्रकार से परसवर्ण बताने वाला एक और सूत्र है, वो है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र को समझने के लिए हम अनुस्वार से ही परसवर्ण यानी पिछले वाले सूत्र को पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे ले आएंगे। पिछले वाले सूत्र को पूरा का पूरा उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। तो ये सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद, पदांत अनुस्वार के बाद, अर्थात पदांत अनुस्वार के योग में, सरल शब्दों में पदांत अनुस्वार के बाद यह आने पर उस अनुस्वार को परसवर्ण में बदल देंगे, अर्थात पंचम वर्ण में बदल देंगे। यानी एकदम सरल। ये सूत्र क्या कहता है? इस प्रकार से अनुस्वार से ही परसवर्ण सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद यह आने पर हम उसे परसवर्ण में बदल देंगे। और यहाँ पे शर्त क्या थी कि अनुस्वार जो है वो अखंड पद का था, यानी एक ही पद में संधि हो रही थी। और वा पदांत से क्या करता है? दो अलग अलग पदों में संधि करता है, यानी अनुस्वार से यही पर सवर्ण अखंड पद में संधि करता है, वहीं वा पदांत अलग अलग पदों में संधि करता है। बस यही फर्क है। और एक और फर्क है, वो यह है कि वा पदांतस्य वा अर्थात विकल्प से संधि बनाता है, यानी यहाँ पे विकल्प से संधि बनाने के कारण इसके दो रूप बनेंगे, जबकि अनुस्वार से ही परसवर्ण में कोई विकल्प नहीं है, यानी यहाँ पर एक ही रूप बनता है। तो अब वा पदांतस्य को देख लेते हैं। वा पदांतस्य क्या कहता है कि पदांत अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए तो यह को हम परसवर्ण में बदल देंगे। जैसे त्वं करोषि। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पदांत अनुस्वार, त्वम में जो अनुस्वार है पदांत है, यानी त्वम अलग पद है, करोषि अलग पद है। तो त्वम पदांत अनुस्वार हुआ, उसके बाद में करोषि में जो क है वो य में आता है, तो अब क्या हो जाएगा? परसवर्ण, यानी य का पांचवा वर्ण, यानी य में इसमें कौन है? क, तो क का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अनुस्वार को क्या बनेगा? न। इससे पहले आपने बना के देखा था पिछले वाले सूत्र में, तो बन जाएगा त्वं करोषि। और चूंकि ये वा अर्थात विकल्प है, इसलिए त्वं करोषि यानी जैसा है इसको वैसा भी छोड़ सकते हैं। तो त्वं करोषि और त्वं करोषि दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से अहम मन्यः, अहम पदांत अनुस्वार है, अहम एक अलग पद है, मन्यः एक अलग पद है, तो ये पदांत अनुस्वार है। इसका मन्यः म है, यह में आता है, तो म का पंचम वर्ण, तो म किस वर्ग में है? प फ ब भ म, तो इस अनुस्वार को भी हम किसमें बदलेंगे? म में ही बदलेंगे। तो क्या बनेगा? अहम मन्यः, और चूंकि विकल्प है इसलिए अहं मन्यः और अहम मन्यः दो रूप सिद्ध होते हैं। अब जो बात पहले बताई थी उसी चीज को यहाँ पे विशेष के द्वारा लिखा गया है कि वा पदांत से सूत्र द्वारा स्पष्ट होता है कि अनुस्वार से ही पर सवर्ण सूत्र अपदांत पद में संधि करता है, यानी अखंड पद में संधि करता है, और ये दो अलग अलग पदों में संधि करता है। तो इस प्रकार से सार रूप में अगर देखा जाए तो मोनुस्वार अलग अलग पदों में संधि करता है और नशा पदांत से झली एक ही पद में संधि करता है। उस प्रकार से अनुस्वार से ही परसवर्ण एक ही पद में संधि करता है, जबकि वा पदांतस्य अलग अलग पदों में संधि करता है। यानी आज हमने चार सूत्र पढ़े, दो अनुस्वार से जुड़े हुए और दो परसवर्ण से जुड़े हुए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपने संज्ञा प्रश्न में पढ़ा होगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक की सहायता से किया जाता है। अब एक सवाल जो बहुत गंभीर है और अधिकतर लोगों को परेशानी हो जाती है इसमें, वो है कि अनुनासिक और अनुस्वार में क्या भेद है? तो सरल शब्दों में कहें तो अनुस्वार यानी अनुस्वार को बोलने के लिए हमें सिर्फ नासिका की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अनुनासिक को बोलने के लिए नासिका के भी प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जैसे अनुनासिक कौन है? 5 वर्ण है, तो जैसे मान लीजिए न, तो न का उच्चारण कंठ भी होगा और नासिका भी होगा, जबकि अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका होता है। इसके और अधिक स्पष्टीकरण के लिए इस वीडियो के पब्लिश होने के 1-2 दिन के अंदर ही आपको डिस्क्रिप्शन में अनुस्वार और अनुनासिक में भेद बताने वाला एक पृथक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप देख करके और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो आगे
अखंड पद से आप क्या समझते हैं? तो अखंड पद मतलब समान पद, यानी एक ही पद। अखंड पद में संधि से आप क्या समझते हैं? अर्थात जब एक ही पद को हम अपने समझने के लिए तोड़कर समझते हैं, तो उसी को हम अखंड पद में संधि कहते हैं। झल के अंतर्गत कौन 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 से वर्ण आते हैं? आप जानते हैं। नस्या पदांत से झली किसमें संधि करता है? आप जानते हैं। आपने अभी देखा है कि नस्या पदांत से झली किसमें संधि करता है? अपदांत से यानी अखंड पद में संधि करता है। मन्य से मनुस्वार क्यों नहीं हुआ? ये भी आप जानते हैं। मूलस्वारः और नस्या पदांत से झली में क्या भेद है? यही कि मूलस्वारः अलग अलग पदों में संधि करता है, वहीं नस्या पदांत से झली एक ही पद में संधि करता है। इस प्रकार से यह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आप देख चुके हैं। अनुस्वार से ही परसवर्ण किसमें संधि करता है? तो अखंड पद में संधि करता है। इसके बाद वा पदांत से और अनुस्वार से ही परसवर्ण में क्या भेद है? यही भेद है कि अनुस्वार से ही परसवर्ण अखंड पद में संधि करता है, वही वा पदांत से अलग अलग पदों में संधि करता है। इस प्रकार आज की प्रश्नावली संपूर्ण होती है तथा आप अपने समझने के लिए इन प्रश्नावलियों को लिख करके इसके साथ उत्तर भी लिख करके रखे रह सकते हैं। आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक विषय के अंत में प्रश्नावली लिखी रहती है, तो आपसे यह अनुरोध है कि आप जब भी इन वीडियोस को देखा करें तो इसके अंत का जो प्रश्नावली, इसके अंत में जो प्रश्नावली दी गई है, इसको भी देखा करें और उसके अनुसार और भी अपने आप से आप प्रश्न बना सकते हैं तथा उन प्रश्नों को उत्तर के साथ जरूर लिखा करें। जैसे मान लीजिए आपने मनुस्वारः पढ़ा और ये 4 सूत्र एक साथ पढ़े मनुस्वारः के साथ साथ, तो इन सभी सूत्रों को पढ़ने के बाद आप जब इनका जब नोट्स बनाएं या जब आप इनको समझें, तो उसके बाद में अंत में आप प्रश्नावली के इन प्रश्नों को भी लिख दें। और अगर आप खुद से कोई प्रश्न बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, उन प्रश्नों को भी लिख करके अपने पास बना के रखे रहें। तो उससे आपका जो सिद्धांत है, जो आपका कंसेप्ट है, वो हमेशा क्लियर रहेगा। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान या आज का ये विषय ही पूर्ण होता है। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।